एलन जब 10 साल के थे, जब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा, वे इसे देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने अपने पिता से अपने लिए एक कंप्यूटर खरीदने की जिद की। एलन मस्क 28 जून सन 1971 को पैदा हुए थे। ये 1990 का वक्त था जब लोग उन दिनों ऑनलाइन किताब खरीदने से कतराते थे, क्योंकि कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर इंटरनेट पर नहीं देना चाहता था। मस्क फिर भी अपने ऑनलाइन बैंक के आइडिया पर डटे रहे। एलन मस्क भी इसी .com मेनिया का एक हिस्सा थे। अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने जिप2 बनाया। बाकी टेक्नोलॉजी मिलीनियर से हटकर हैं, उनका सोच विश्वव्यापी है। एलन मस्क कहते हैं, अगर हम कभी न खत्म होने वाली एनर्जी का हल ढूंढ ले। हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स और द क्वेस्ट फॉर ए फैंटास्टिक फ्यूचर, और जिसके राइटर हैं एशली वेंस। यह समरी किसके लिए है? उन व्यक्तियों के लिए जिनकी सोच उनको दुनिया के बाकी इंसानों से अलग करती है। उनके लिए भी जो एलन मस्क जैसे बड़े गेम चेंजर के बारे में जानना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो एयर स्पेस, सोलर इंडस्ट्री और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। इस बुक को ऑथर ने 7 चैप्टर्स में डिस्क्राइब किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर 1, एलन मस्क की दुनिया। साल 2000 में सिलिकॉन वैली और सैन फ्रांसिस्को डिप्रेशन में डूबे हुए थे, क्योंकि इंटरनेट का नशा उतरने लगा था। अब जमाना .com का था, जिसके चलते वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी इन्वेस्ट में पैसा लगाने से कतरा रहे थे। इस दौर में सिलिकॉन वैली के पास सिर्फ एक क्लिक एड्स का काम ही बचा था। ट्विटर और फेसबुक ने अभी अभी पैर पसारने शुरू किए थे। कुछ लोगों का मानना था कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अब ठंड पड़ चुकी है। एलन मस्क भी इसी .com मेनिया का एक हिस्सा थे। अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने जिप2 बनाया और $22 मिलियन कमाए। जिप2 गूगल मैप्स की तरह का एक सॉफ्टवेयर था। कॉम्पैक ने जिप2 को 1999 में खरीदा था। एलन मस्क ने इस कमाई को एक और स्टार्टअप x.com खोलने के लिए इन्वेस्ट किया, जो बाद में पेपाल बना। और फिर जब सन 2002 में ईबे ने पेपाल को खरीदा, तो मस्क पहले से ज्यादा अमीर हो गए। एलन मस्क सिलिकॉन वैली के बजाय लॉस एंजलिस में रहने चले गए थे, जहां पर उन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी बनाई। उनकी कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स, एरोस्पेस और सोलर इंडस्ट्रीज में लीड करती है। रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार और सोलर पैनल बनाकर मस्क ने फ्यूचर को बदल कर रख दिया। एलन की दुनिया में रियलिटी और साइंस फिक्शन मिलकर एक हो गए हैं। एलन मस्क बाकी टेक्नोलॉजी मिलीनियर से हटकर हैं, उनका सोच विश्वव्यापी है। एलन मस्क कहते हैं, अगर हम कभी न खत्म होने वाली एनर्जी का हल ढूंढ ले और मल्टीप्लानेटरी स्पीशीज बनने की राह में तरक्की कर ले, तो ये वाकई में बहुत बढ़िया बात होगी। आज मस्क की कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं। चैप्टर 2, अफ्रीका। मस्क के नाना जोशुआ हेल्डीमैन कनाडा से साउथ अफ्रीका तक खुद का जहाज उड़ाया करते थे। वे माइग्रेट होने के बाद अपने पूरे परिवार सहित हमेशा के लिए प्रिटोरिया में सेटल हो गए थे, मगर कभी कभी वे लोग नॉर्वे, स्कॉट और ऑस्ट्रेलिया जाया करते थे। मे हेल्डीमैन और एलोन मस्क बचपन से एक दूसरे को चाहते थे। जब वे बड़े हुए तो दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद जल्द ही एलोन मस्क का जन्म हुआ। एलन मस्क 28 जून सन 1971 को पैदा हुए थे। उनके पिता एलोन मस्क एक सक्सेसफुल इंजीनियर थे, वही मां मे एक डाइटिशियन थी। एलन मस्क के अलावा उनके 2 बच्चे और भी थे, किम्बल और टोस्का। एलन अभी सिर्फ 5 साल के ही थे जब उनकी काबिलियत दिखने लगी थी। वे घंटों किताबों में डूबे रहते थे। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी उनकी पसंदीदा किताबें थी। उनके पास एनसाइक्लोपीडिया के 2 बड़े सेट रखे थे, जिन्हें वो तब पढ़ते थे जब पढ़ने के लिए किताबें खत्म हो जाती थी। मस्क परिवार एक खुशहाल परिवार था। प्रिटोरिया में उनके पास बहुत बड़ा घर था, मगर एलन मस्क जब 8 साल के हुए तो उनके माँ बाप का तलाक हो गया था। वे और उनके भाई किम्बल अपने पिता के साथ रहने लगे। उनके पिता खुशमिजाज नहीं थे, इसलिए एलन मस्क को कभी भी अपना बचपन खुशहाल नहीं लगा। एलन जब 10 साल के थे, जब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा, वे इसे देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने अपने पिता से अपने लिए एक कंप्यूटर खरीदने की जिद की। और जब उनके पिता उनके लिए कंप्यूटर लेकर आए तो पूरे 3 दिनों में एलन मस्क ने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली। एलन अपने भाई किम्बल और कजन पीटर, लिंडन और रसरीवी के बेहद
बेहद करीब थे। वे उनके साथ मिलकर होममेड रॉकेट और एक्सप्लोसिव बनाया करते थे। उन सबको एक साथ लंबी ट्रेन टिप्स पे जाना और डंजियस और ड्रैगन खेलना भी बहुत पसंद था। पर जब एलन मस्क स्कूल जाने लगे तो वहाँ उन्हें कुछ अलग ही अनुभव हुआ। स्कूल में उन्हें अक्सर बुल्ली किया जाता था। एक बार उनके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। एलन सीढ़ियों पर बैठे कुछ खा रहे थे जब एक लड़की ने उन्हें पीछे से सर पर लात मारी और एक जोर का धक्का दिया। इस धक्के से एलन सीढ़ियों से गिर पड़े। उसके बाद उस लड़के ने उन पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। उन्हें इतनी चोट आई कि तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। खून से उनका बदन सन गया था। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में पूरा एक हफ्ता लगा और उसके बाद ही वे स्कूल जाने लायक हुए। पूरे 4 सालों तक एलन मस्क उसी खौफ के साए में जीते रहे। स्कूल का वो बदमाश गैंग बेवजह ही एलन मस्क को हर वक्त परेशान किया करता था। आखिरकार उन्हें अपना स्कूल बदलना पड़ा। जब एलन 17 साल के हुए तो उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़कर जाने का मन बनाया। साथ ही उन्हें सिलिकॉन वैली भी पसंद थी। जब उनके परिवार को कनाडा की सिटीजनशिप मिली तो एलन को निकल भागने का एक मौका मिल गया था। चैप्टर 3 कनाडा में अपने शुरुआती दिनों में एलन मस्क को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वे घर से कनाडा जाने के लिए निकले तो उनके पास वहां रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने वहां अपने कुछ रिश्तेदारों को खोजा और किसी तरह रहने का बंदोबस्त किया। अपना 18वां जन्मदिन उन्होंने कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ मनाया जिन्हें वे ठीक से जानते तक नहीं थे। साल 1989 में मस्क ने क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में दाखिला लिया, जहां पर उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई। पहली डेट के लिए जस्टिन ने उन्हें बहुत तरसाया था, मगर मस्क भी कम जिद्दी नहीं थे। जस्टिन ने बाद में कहा कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। कॉलेज की पढ़ाई ने मस्क की जिंदगी में बहुत से बदलाव लाए। वे अभी भी स्पेस और एनर्जी की बातें किया करते थे, जिससे उनके क्लासमेट उनका मजाक उड़ाया करते थे। मस्क उन लोगों से मिले जिनसे उनके विचार मिलते थे। अपने खाली वक्त में वे कंप्यूटर ठीक किया करते थे, जिससे उनकी कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाती। वे अपने क्लासमेट्स को स्पेयर पार्ट्स भी बेचा करते थे। 2 साल बाद मस्क को स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहां उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों की पढ़ाई की। पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में मस्क लंच के दौरान अपने दोस्तों से फिजिक्स पर डिस्कशन किया करते। उन्होंने और उनके खास दोस्त ने मिलकर एक घर किराए पर लिया। मस्क अपनी क्लास के लिए कई दिलचस्प बिजनेस आइडिया भी सोचा करते। उनका ऐसा ही एक आइडिया था द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सोलर, यानी सोलर पावर का महत्व। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सोलर पावर टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेजी आएगी और बड़े बड़े सोलर प्लांट सिस्टम लगाए जाएंगे। उन्होंने सोलर सेल्स और ऐसे कंपाउंड के बारे में बताया जो पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। मस्क ने तभी इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट्स के बारे में सोच लिया था। मस्क हर तरह की मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स कॉन्सेप्ट का हल ढूंढ लेते थे। उन्हें ये भी मालूम होता था कि इससे अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके दिमाग में पहले वीडियो गेम्स बनाने का ख्याल आया, मगर मस्क अपने लिए एक ऐसा कैरियर चाहते थे जिससे वे पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सके। वे अक्सर स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेट के सपने देखा करते थे। उन्हें यकीन था कि आने वाला कल इन्हीं का होगा। भविष्य में एक बड़ा बदलाव आने वाला था और इसी में उनको प्रॉफिट दिख रहा था। सिलिकॉन वैली फोटो शेयर करने में बिजी था और मस्क दुनिया को विनाश से बचाने की तैयारी कर रहे थे। चैप्टर 4 एलन मस्क का पहला स्टार्टअप। साल 1994 में किम्बल और एलन ने कई रोड ट्रिप्स साथ किए। उन दोनों के दिमाग में इंटरनेट के बिजनेस का आइडिया था। फिर आखिरकार मस्क सिलिकॉन वैली में बतौर इंटर्न काम करने लगे और जब उन्होंने स्कूल खत्म किया तो किम्बल के साथ मिलकर उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। जिप2 की शुरुआत। जिप2 येलो पेजेस का ऑनलाइन वर्जन है। इसमें सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के मैप और उनकी जानकारी दी हुई है। एलन इसके लिए वेबसाइट कोडिंग करते थे और किम्बल उन साइट्स को बेचने का। किम्बल डोर टू डोर सेल किया करते थे, मगर ज्यादातर बिजनेसमैन को पता नहीं था कि जिप2 आखिर क्या है। उन्हें अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार एक इन्वेस्टर ने उनके काम में रुचि ली और $3 मिलियन का इन्वेस्ट किया। जिप2 ने न्यूज़पेपर,
क्लासिफाइड एड देने शुरू किए। हालांकि कंपनी चल पड़ी और तरक्की करने लगी, मगर एलन को मैनेजमेंट से निकाल दिया गया। वे अब चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे। जिप2 का अब एक बड़ा सा ऑफिस था और कंपनी ने कोड्स की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए कई प्रोग्रामर्स भी रख लिए थे। साल 1998 में $300 मिलियन की डील के साथ जिप2 सिटी सर्च के साथ मर्ज हो गई, जो कि पहले उनकी कंपटीटर थी। मस्क ब्रदर्स का .com का आइडिया एक हकीकत में तब बदला जब 1999 में कॉम्पैक ने जिप2 को खरीदा, मगर सब कुछ आसान नहीं था। एलन मस्क सीईओ बनना चाहते थे। चैप्टर 5 पेपाल माफिया बॉस। एक दशक बाद मस्क कैनेडियन बैकपेपर से एक मल्टी मिलियनियर बन चुके थे, वो भी सिर्फ 27 साल में। वे कुल मिलाकर $22 मिलियन के मालिक थे। उनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और सपोर्ट कार थी। मस्क अपनी मैकलैरेन F1 में सिलिकॉन वैली के चक्कर काटा करते। जब वे इंटर्न कर रहे थे, उनके दिमाग में इंटरनेट बैंकिंग का ख्याल आया। उन्होंने इस बारे में अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस किया, मगर उन्हें ये आइडिया जमा नहीं। ये 1990 का वक्त था जब लोग उन दिनों ऑनलाइन किताब खरीदने से कतराते थे, क्योंकि कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर इंटरनेट पर नहीं देना चाहता था। मस्क फिर भी अपने ऑनलाइन बैंक के आइडिया पर डटे रहे। अपने इस नए प्रोजेक्ट पर उन्होंने $12 मिलियन इन्वेस्ट किए। उन्होंने इस ऑनलाइन बैंकिंग साइट का नाम X.com रखा। उनके एक को फाउंडर ने कहा, यही वो खूबी है जो एलन मस्क को बाकियों से अलग करती है। वे रिस्क लेकर अपनी जिम्मेदारी पर इतनी बड़ी रकम लगा रहे हैं, और इस तरह की डील फायदा भी दे सकती है या फिर कंगाल भी कर सकती है। जिप2 एक साफ सुथरा सा प्रैक्टिकल आइडिया था, मगर X.com ने तो बैंकिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। मस्क इस बिजनेस में सिर्फ अपने पैशन को लेकर उतरे थे। उन्हें लगता था कि बैंकर्स का तरीका बिल्कुल गलत है और वे उनसे बेहतर कुछ कर सकते हैं। मस्क ने जिप2 को एक फायदेमंद इन्वेस्ट के रूप में कैपिटलिस्ट के सामने पेश किया। लोगों को इसके बारे में यकीन दिलाने के लिए उन्होंने पावरफुल स्पीच दी और इंजीनियर्स को अपने साथ काम करने के लिए इंकरेज किया। X.com अब जायज रूप से फाइनेंस सर्विस कंपनी बन गई। इसमें बैंकिंग लाइसेंस, म्यूचुअल फंड लाइसेंस और FDI इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मौजूद थी। नवंबर 1999 में साइट इंटरनेट पर लाइव हुई। मस्क उस दिन अपने ऑफिस में पूरे 48 घंटे तक रहे, क्योंकि वे चीजों को अपने सामने ही चलते हुए देखना चाहते थे। पेपाल की शुरुआत X.com ने एक क्रांतिकारी पेमेंट इजाद किया, जिसे पेपाल नाम दिया गया। इसमें किसी को पैसे भेजने के लिए सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस ही काफी था। कुछ महीने के अंदर ही पेपाल को 2 लाख क्लाइंट्स मिल गए। पैसे के लेन देन का ये बड़ा आसान तरीका था, जबकि बैंक इसी प्रोसेस में कई दिन लगा देते थे। मार्च 2000 में X.com अपनी कंपटीटर कोनफिनिटी के साथ मर्ज हो गई। मस्क के पास अभी भी कंपनी के ज्यादातर शेयर थे और कंपनी का नाम भी नहीं बदला गया, मगर फिर X.com और कोनफिनिटी की अनबन होने लगी, जिसकी वजह थी दोनों का अलग अलग कल्चर और डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉय के एक ग्रुप ने मस्क को कंपनी से बाहर करने की प्लानिंग की। मस्क के बदले वे कंपनी के पीटर थियल को CEO बनाना चाहते थे। इस दौरान मस्क अपनी पत्नी जस्टिन के साथ हनीमून मना रहे थे। उन्हें जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने कंपनी को अपने फैसले पर दोबारा सोच विचार करने की गुजारिश की, मगर तब तक बात हाथों से निकल चुकी थी। उन्हें पता चला कि कंपनी ने अपना फैसला ले चुकी थी। मस्क उस कंपनी में अपनी पावर खो बैठे थे, जिसे उन्होंने ही शुरू किया था। जून 2001 में X.com पेपाल के नाम से रिब्रांड की गई। कंपनी एडवाइजर के तौर पर मस्क की नौकरी सिक्योर थी। उन्होंने और पैसा इन्वेस्ट किया, अपने स्टॉक बढ़ाकर वे पेपाल के सबसे बड़े स्टॉक होल्डर बन गए। इस वक्त उनका .com का बुखार अब उतरने लगा था। बाकी टेक कंपनीज बेचने की जल्दबाजी में लगी थी। मस्क ने बोर्ड को ऑफर ठुकराने के लिए मना लिया था। पेपाल का एनुअल रेवेन्यू बढ़कर $240 मिलियन हो चुका था। अभी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी कंपनी बन चुकी थी, जो अब पब्लिक हो सकती थी। और तभी 2002 में पेपाल को eBay से 1.5 बिलियन का ऑफर मिला। ये एक बहुत बड़ा और शानदार ऑफर था। टैक्स काटने के बाद भी मस्क पूरी $180 मिलियन अपने पास रख सकते थे। ये सब एलन मस्क की बिजनेस इंस्टिंक्ट और टेक्नोलॉजी ट्रेंड में उनकी कुशलता का नतीजा था। 9/11 के हमले के बावजूद कंपनी ने एक सक्सेसफुल IPO बनाया। भले ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डाउन हो गई, मगर पेपाल
एक विनर बनकर उभरा। चैप्टर 6 सब कुछ इलेक्ट्रिक। साल 2002 की बात थी। एक टैलेंटेड इंजीनियर जेबी स्ट्राबेल ने पोर्श गाड़ी खरीदी। उन्होंने इसे एक इलेक्ट्रिक कार में तब्दील किया। ये वो वक्त था जब क्लीन टेक्नोलॉजी मूवमेंट का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढने शुरू किए। महीने पर महीने बीत गए मगर हर बार स्ट्राबेल रिजेक्ट होते रहे। आखिर में वे एलन मस्क से मिले। मस्क को इलेक्ट्रिक कार का आइडिया काफी बढ़िया लगा। उन्होंने खुद की बनाए बैटरी और एनर्जी स्टोरेज का विचार रखा। वे तुरंत ही स्ट्राबेल को फंड देने के लिए राजी हो गए और उनकी ये पार्टनरशिप सालों तक चली। इस दौरान कई और भी लोग थे जो बिजनेस पार्टनर थे और इलेक्ट्रिक कार बनाना चाह रहे थे। इनमें से 2 ही लोग थे, मार्टिन इवहार्ड और नार्थन कैलिफोर्निया के मार्क टारपेनिंग। टेस्ला की शुरुआत जुलाई 2003 उन्होंने टेस्ला मोटर्स की नींव रखी। एक कंपनी निकोलास टेस्ला के नाम पर रखी गई थी जो इलेक्ट्रिक कार के इन्वेंटर थे। इवहार्ड और टारपेनिंग ने अपनी कंपनी लॉस एंजल्स में मस्क को ऑफर की। वे तीनों ही अमेरिका की तेल की समस्या को खत्म करना चाहते थे। मस्क तो वैसे भी हमेशा से ही क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी के समर्थक थे। इस तरह टेस्ला शुरू हुई और मस्क उसके चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर बने। जल्द ही जेबी स्ट्राबेल भी उनकी कंपनी में शामिल हो गए। इस टीम को पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनीज वाकई में अब कारें नहीं बनाती। BMW अपनी कारों के पार्ट्स बाहर बनवाते हैं। कंपनी केवल लोकल मार्केटिंग, सेल्स और फाइनल असेंबली संभालती है। वे दिन अब जा चुके थे जब फोर्ड मोटर्स रॉ मटेरियल से कारें बनाया करती थी। टेस्ला मोटर्स अपने यहाँ बनने वाली हर इलेक्ट्रिक कार को ढांचे से लेकर फाइनल तक खुद ही तैयार करना चाहते थे। मस्क और उनके इंजीनियर्स की टीम ने प्रोटोटाइप के तौर पर रोडास्टर बनाई। हालांकि इस प्रोसेस में वक्त, एफर्ट और पैसा बहुत लगता था। जब टेस्ला ने अपना अगला प्रोडक्ट तैयार किया उस वक्त मस्क दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके थे। चैप्टर 7 एलन मस्क इन स्पेस। जून 2001 में एलन मस्क जब अपने 30वें साल में थे, वे और उनकी पत्नी सिलिकॉन वैली छोड़कर लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए। उनका बनाया पेपाल एक सफल प्रोजेक्ट रहा था। अब वे अपने सपने स्पेस ट्रेवल और रॉकेट शिप्स पर ध्यान दे सकते थे और इसके लिए लॉस एंजलिस से बढ़कर कोई और बढ़िया जगह नहीं थी क्योंकि वहाँ का मौसम एरोनॉटिक्स के लिहाज से अच्छा था। मस्क ने अपने जैसे ही कुछ लोग ढूंढ लिए। उन्होंने मार्स सोसाइटी नाम का एक ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था जो मार्स पर जीवन की संभावना तलाश रहा था। ट्रांसलाइफ नाम से इस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट भी था। एक कैप्सूल के आकार का बनने वाला था जो अर्थ के चक्कर लगाए। मस्क ने $5 लाख मार्स सोसाइटी और इसके प्रोजेक्ट के लिए दिए। उन्होंने सुझाव रखा कि ट्रांसलाइफ मिशन को मार्स तक ही एक्सटेंड करना चाहिए। एक दिन मस्क नासा की वेबसाइट ब्राउज कर रहे थे। उन्हें गहरी निराशा हुई क्योंकि मार्स एक्सप्लोरेशन का कहीं पर भी कोई एग्जैक्ट शेड्यूल या पुख्ता प्लान नहीं दिया गया था। मस्क ने एरोस्पेस पर किताबें पढ़ी। उन्होंने रॉकेट को प्लान करने के लिए टैलेंटेड इंजीनियर्स को अपने साथ काम पर रखा। उन्होंने कम बजट वाले रॉकेट्स का परफॉर्मेंस स्टडी किया। उस वक्त के रॉकेट्स सिर्फ रशियन बनाते थे। बोइंग और लॉकहीड बहुत ज़्यादा महंगे थे और बड़े से बड़े सैटेलाइट उठा सकते थे। मस्क इनसे कुछ सस्ते रॉकेट्स बनाना चाहते थे जो रिसर्च और कमर्शियल इस्तेमाल के लायक हो। जब ईबे ने पेपाल खरीदा तो मस्क ने इस डील से $100 मिलियन की कमाई की थी। उन्होंने ये पैसा मार्स के लिए रॉकेट शिप बनाने में लगा दिया। जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी बनाई गई। इसमें मस्क के साथ मार्स सोसाइटी के मेंबर और लॉस एंजल्स के वे लोग भी जुड़े जो स्पेस एंथुसियास्टिक थे। स्पेस एक्स को लेकर मस्क बहुत एक्साइटेड थे। हालांकि इस दौरान उनके परिवार में एक दुखद घटना घट गई। उनकी पत्नी जस्टिन ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम नेवेडा एलेक्जेंडर मस्क रखा गया था, लेकिन 10 दिन के अंदर ही वो बच्चा चल बसा। हुआ यूं कि एक रात एलन और जस्टिन ने बच्चे को बिस्तर पर सुलाया। नेवेडा गहरी नींद में पीठ के बल सो गया था। जब कुछ देर बाद उसके पेरेंट्स उसे देखने गए तो उन्होंने पाया कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी। डॉक्टर इसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। जब तक पैरामेडिक्स बुलाए गए, दिमागी रूप से बच्चे की मौत हो चुकी थी। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाई थी। उसे 3 दिन तक लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। बच्चा जब मरा तो जस्टिन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वो बुरी तरह रो रही थी मगर एलन मस्क ने कहा कि वो इस बारे में
कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जस्टिन को लगता था कि ये एलन मस्क का डिफेंस मैकेनिज्म का तरीका है जिसे उन्होंने बचपन से ही सीख लिया था। उसने कहा कि एलन सदमे में नहीं रह सकते, उनकी फितरत है आगे बढ़ने की, और मुझे लगता है कि ये उनकी सर्वाइव करने का तरीका है। मस्क ने अपना सारा ध्यान स्पेसएक्स के रॉकेट लॉन्च में लगा दिया। अगले 5 सालों में जस्टिन जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद ट्रिपलेट्स को। मस्क ने कहा, मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि मुझे बेहद दुखद घटनाओं के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि ये किसी भी तरह हमारे भविष्य को नहीं सुधारती।